अच्छा, तो आपका जो पॉइंट था कि आप सुपरवाइजर यू कैन सेलेक्ट एनीवन हु सूट्स द एरिया, और मैंने आपको नाम बताए हैं जो मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग पे लोग हैं। डॉक्टर साजिद बशीर इज देयर, डॉक्टर यासिर अवैस भट्ट इज देयर, डॉक्टर मुर्तज़ा इज आल्सो फ्रॉम द सिमिलर डोमेन, गुलाम मुर्तज़ा। सो प्रोबेबली आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल स्क्रिप्ट से एक मैं आपका सबसे वेट पढ़ा और एक डॉक्टर साजिद बशीर होगा। हाँ, हाँ। आप अपने जो आपने अभी तक अपना प्रपोजल डॉक्यूमेंट या पेपर्स शॉर्टलिस्ट किए हैं वो आप शेयर कर लो, वो आपको जवाब दे देंगे उसके ऊपर के इस तरह से आप करना चाह रहे हो, ये आपका बैकग्राउंड है। तो अकॉर्डिंगली आपको उस पर कोई गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है। कोई और इसके अलावा कोई है क्वेश्चन है तो बिफोर वी स्टार्ट। लास्ट मिड टर्म पेपर ठीक हो गया था? में आसान था? मोस्टली जो सुपरवाइजर वगैरह एरिया में बात करते हैं वो काफी। हम्म। पेपर में जो मकसद मेरा होता है वो ये होता है कि जो आपने क्लास में अगर आप आए हैं और आपने अपनी कोई चीज़ें नोट डाउन की हैं, लिखी हैं, यस। तो आप उस पर्सपेक्टिव से जो है वो यू कैन ऑलवेज रिस्पॉन्ड दी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चंस होते हैं। तो दे आर व्हाट यू हैव डन, जो आपने किया उन्हीं के जवाब देने हैं आपने। तो हर एक ने अपने अपने लिहाज से जवाब देना है, और कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, कोई ऐसी उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कोई स्लाइड्स के ऊपर से देख के अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, समझदारी के मुताबिक जवाब देना है। तो यही मकसद है उसका। सो अगर मुझे आप बता सको कि लास्ट लेक्चर जो हमने विच वी कवर्ड से फॉर द मिड टर्म एग्जाम, जो हमारा कंटेंट था वो क्या था, ताकि उसके बाद हम वहां से आगे लेके चलते हैं उसको, कि दिस इज गोइंग टू बी द कंटेंट टुडे आफ्टर दैट। तो ये हमारे रेफरेंस स्टैंडर्ड टूल्स पास है। लास्ट लेक्चर जो था वो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स थे, और हमने उसमें टूल्स को कवर किया था। और मैंने शायद आपको वर्ड 365 की कुछ चीज़ें बताई थी, और हाँ, मंडे को आपको मैंने कर दिया था। मैंने आपको और टूल्स भी बताए थे, और मैंने कहा था कि इसको यूज़ करें और अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है इनको आप इम्प्लीमेंट करें। हमने लिटरेचर रिव्यू को भी पढ़ लिया था, और एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू को भी पढ़ लिया था। दोनों में फ़र्क क्या होते हैं वो भी डिस्कस हो गए थे, और उनकी डिटेल डिस्कशंस हो गई थी। और प्राइमरली हमने रीडिंग वाला फिनोमेना ऑल टुगेदर कवर कर लिया है, और अब हम राइटिंग वाली चीज़ों के ऊपर अब हमें थोड़ा सा फोकस करना है, कि अब लिखने वाला टाइम शुरू हो गया है। वी हैव टू नाउ sort of we can continue reading in parallel, but the major reading portion is complete. You have selected your baseline paper, you have selected your other related papers, you have made their reference section, you have started reading them, और अब उसके अंदर से आपने वो यूजेबल चीज निकालनी है जो कि आपने लिखनी है। तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जो कि अब आपने लिखनी है, और लिखने के अंदर आपने क्या क्या ध्यान रखना है। मुझे याद ये पड़ता है कि मैंने आपको लिटरेचर रिव्यू लिखने का एक पेपर दिखाया भी था, कि किस तरह लिखा जाता है लिटरेचर रिव्यू, उसमें रेफरेंसेस कैसे दिए जाते हैं। और इंट्रोडक्शन सेक्शन के बारे में भी हमने बात की थी, कि इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर क्या लिखना है, क्या पंच लाइंस हैं। और अगर मैं रिपीट करूं तो मैंने कहा था कि 3 पंच लाइंस से हम स्टार्ट करते हैं, कि पूरा जो फॉर्मल थीसिस डॉक्यूमेंट होती है उसके अंदर आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके अलावा एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है, फिर आपका लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर होता है, बैकग्राउंड का एक चैप्टर हो सकता है, आपका मेथडोलॉजी का एक चैप्टर होता है, उसके बाद आपका रिजल्ट्स डिस्कशन का चैप्टर होता है, फिर आपका कंक्लूजन का चैप्टर होता है, और फॉलोड बाय द रेफरेंसेस, एनी अपेंडिसेस, एनेक्सर्स जो आप समझते हैं कि मेरे थीसिस के लिए ज़रूरी हैं और मेन डॉक्यूमेंट में नहीं चाहिए, वो चले जाते हैं एनेक्सर्स में, अपेंडिसेस में। फॉर एग्जांपल, आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया, ड्यूरिंग योर रिसर्च कोई आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, कोई आपने डेटाबेस बनाया, तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेन थीसिस के अंदर नहीं नजर आएगी। वहाँ उनका रेफरेंस होगा, या उनके बारे में एक प्रीमाइस सा होगा, और उसकी जो डिटेल डॉक्यूमेंट है वो एज अपेंडिक्स, एज अनेक्स्चर थीसिस में लग जाएगी। ठीक है। सो अगर इस इसी फ्लो को हम देखें तो इस फ्लो को मैं प्रेजेंटेशन भी पहले शो कर देता हूँ, ताकि यू शुड बी एबल टू लिंक इट बेटर। सो लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन।
नॉर्मली हम अगर पेपर पर सामने रेफरेंसेस दे रहे हैं हमें मतलब नॉर्मली कि ये याद नहीं रहता कि हमने किस पेपर में से ये पढ़ा था और मतलब उसको फिर हम कैसे कवर करेंगे। मतलब हमने पेपर तो पढ़ ली जो रिलेटेड पेपर थे या वो उसके मतलब बैकग्राउंड रिलेटेड पेपर को हमें पढ़ लिया लेकिन उसको हमने रेफरेंस देना हमें मतलब तुरंत नहीं याद रहता कि हमने ये पेपर इसमें पढ़ा था और मतलब इसको हमें कैसे उसको पेपर में मेंशन करना जाएगा। नहीं देखिए, जो पढ़ने का तरीका होता है कि आप जब पेपर्स पढ़ते हैं तो पेपर्स को हाईलाइट करते हैं ना, आप प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ें, आप सॉफ्ट फॉर्म में ना पढ़ें। जो मेन जो कहें कि गलती इंसान करते हैं, लोग हम करते हैं, वो ये कि हम मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ना शुरू कर देते हैं या लैपटॉप पे, और फिर नई चीज़ पढ़ी, फिर नई चीज़ पढ़ी, तो पुरानी चीज़ें जो है वो, जब नज़र ओझल पहाड़ ओझल वाली बात होती है ना, बस ठीक। तो नज़र ओझल पहाड़ ओझल को याद रखें। जो चीज़ आपने समझते हैं कि ये मैंने इसको बाद में दोबारा आके देखना है, अब ये कहना चाह रहे हो ना कि एक चीज़ मैंने पढ़ी और मैं भूल गया कि यार ये कहाँ था, और मैं अब उसको रेफर करना चाह रहा इसका तो हूँ। पेपर हाइड करना तो मुझे नहीं हाँ आ रहा है कि मैंने कहाँ पढ़ी। जी, तो वो उसका तरीका ही होता है कि उस नज़र को ओझल ना होने देना, उसको आप हाईलाइट करके अलग फोल्डर में लगा लें। एक फोल्डर में आपके रेगुलर सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हर चीज़ जो आपने अब तक शॉर्टलिस्ट की है वो एक फोल्डर में आ गई। उसके बाद उसके अंदर से आपने अब कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और आप समझते हैं कि ये अहम चीज़ें हैं जो मैं आगे जाके दोबारा रेफर करना चाहूंगा, तो उसको हाईलाइट करते जाए। आप उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करें, उस पर कुछ नोट्स बनाएं और प्रोबेबली उनको एक और फोल्डर में रखेंगे जी, ये आउट ऑफ 20 पेपर्स, ये वो 10 पेपर्स हैं जिनको मैंने, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा मेरे लिए आसान है, मुझे समझ आ रहे हैं, इनको रेफर भी करना है, तो इनको मैं एक अलग फोल्डर में या उसी फोल्डर में अलग से टॉप पे लगाएं, ताकि यू कुड ऑलवेज लिंक कि यार जैसे ही दिमाग में आएगा तो आप जाके जब देखेंगे तो वो हाईलाइटेड पोर्शन नजर आएगा कि ये यहाँ पे मैंने पढ़ा था, तो फिर यू विल बी एबल टू रिकॉल इट। तो दिस इज द वे, यही तरीका फॉलो करना है आपको, और कोई तरीका नहीं हो सकता। सेकंड सेक्शन अभी तो हमें ये भी आइडिया नहीं हो रहा है कि ये हमने मतलब हाईलाइट कर दी कि मैं नेक्स्ट पेपर में या किसी और पेपर में हमें हेल्प होगी। स्टिल लेकिन आपकी एक इंसानी अकल है ना, आपको अपनी अकल के मुताबिक एक प्रोसेस में, आप इकोसिस्टम में आ गए ना, और दिमाग इस तरह चलना शुरू हो जाना चाहिए कि ओके यार ये चीज़ मुझे लग रहा है कि अच्छी है और मुझे कहीं आगे जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अब हो सकता है आगे जाके जरूरत ना पड़े, लेकिन अभी आपको ऑन दी रन लग रहा है कि ये जरूरत पड़ेगी, तो हाईलाइट करके उसको कहीं थोड़ा सा प्रोजेक्शन की तरह, या कि वो विजिबल हो आपको। बाद में दोबारा आके देखेंगे, हो सकता है 10 चीजें आपने हाईलाइट की हो, उनमें से स्टिल 5 चीजें किसी काम की ना हो, लेकिन ये कि आप 100 में से 10 को ढूंढना आसान है, 100 के 100 को दोबारा जाके ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो करना पड़ेगा। आप इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आप कोई अपना ऑडियो टूल भी बना सकते हैं, ऑडियो के तौर पे आप स्टोर कर सकते हैं कि यार मैं अब ये पेपर पढ़ रहा हूँ और इस पेपर में मैंने फलां चीज़ पढ़ी है और ये यहाँ मैंने रखी हुई है, ताकि मे भी एक तरीका ये होता है कि आप उसको रिकॉल करना चाहें, अपने ऑडियो क्लिप्स दोबारा सुने कि मैंने ये कहीं इसको स्टोर किया हुआ है, वो दैट कुड बी लिंक्ड। या कोई डायरी रख सकते हैं आप अपने पास से, बाज़ औक़ात तो चलते फिरते कोई चीज़ याद आ जाती है कि यार ये चीज़ मैंने अभी याद आ रही है, बाद में भूल जाएगी, तो आपने उस वक्त छोट शेप से छोटी डायरी निकाली और नोट कर लिया कि ये आइडिया मेरे दिमाग में है। नमाज पढ़ते हुए बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, तो आप जैसे ही आपने अपनी नमाज खत्म की, आपने जेब से चीज़ निकाली और नोट कर लिया, क्योंकि वो कुछ चीज़ें वो ऐसी आएंगी आपके चलते फिरते आएंगी, चलते फिरते निकल जाएंगी और दोबारा नहीं याद आएगी। दिस इज हाउ रिसर्चर की दुनिया ऐसी है, रिसर्च डोमेन इज समथिंग जो कि थोड़ी कंसिस्टेंसी भी मांगती है और फोकस के पर्सपेक्टिव से चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो ऐसे ही आएगा कि आप अपने ज़िंदगी में इसका एक इसको जुज बना लें कि मैं जब कोई चीज़ क्योंकि आपने चीज़ें सोचनी है, उन चीज़ों को सोच के पेपर पे लेकर आना है, तो वो कैसे मैं करूं कि वो मुझे याद रहे, वंस आई दे कम टू माय माइंड। तो वो तरीका, ये कुछ शॉर्ट तरीके हैं। मे कीप योर मोबाइल फोन में भी, उसमें ऑडियो क्लिप्स सेव कर लें, कोई डायरी सेव कर लें, ठीक है, और फॉर्मल तरीका ये कि जब पढ़े तो उसको हाईलाइट करें। तो ये 3 4 चीजें मिक्स करके आपको करना पड़ेगा। एंड देन वंस यू अगेन दोबारा जब आप आपसे आपने 1 महीने ये काम करते रहे, महीने बाद आपने कहा यार मैं कुछ मैंने एक चीज फला चीज देखी थी जो मुझे अब चाहिए,
तो वो उसी सूरत में मिलेगी अगर आप कहीं रिकॉर्ड में होगी। दोबारा स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन ये कि उस स्क्रॉल से बहुत कम है जो कि शायद आपने कुछ ना किया होता तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस इकोसिस्टम में आ जाए ऐसा ऐसा, ये खुद ही ये इंसान अपनी करेक्शन खुद लगाता है। आपको खुद अंदाजा होगा कि नहीं यार ऑडियो क्लिप भी ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी डायरी वाली है, मैं उससे ज़्यादा अच्छा कर, तो फिर आपने नेक्स्ट फेज में आप उसको इम्प्रूव कर लें। और 100 चीज़ें आप सोच सकते हैं, बिकॉज यू नो योर पर्सनैलिटी, योर रूटीन, योर सेल्फ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यार मैं किसी छोटे भाई को बता दूं वो याद रखेगा। समथिंग एनीथिंग इज पॉसिबल। सो अगेन ये हर बंदे पे डिपेंड करेगा। ठीक है। फॉर्मल तरीका यही है कि वेन एवर यू ओपन अ डॉक्यूमेंट, पहली बात प्रिंट लें, नेवर रीड ऑन स्क्रीन। दिस इज हाउ आई एम टेलिंग यू द फॉर्मल वे ऑफ रिकॉलिंग थिंग्स इन अ बेटर वे। टेक प्रिंट, fix some time in a day. Once you sit, keep your things ready with you, and once you read, then whatever thing you feel it's important, highlight it and then place it separately. This is the way. तहसीनुल्लाह, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, मुझे आ रही है जी सर। जी, आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी किसी किस्म की, एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू आस्क, ये सब ठीक है? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है सर। अच्छा ठीक है जी, गुड। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इट्स गुड। क्रिटिकल रीडिंग का जो सवाल आपका है ना, इस सवाल में मेरा जो जवाब है वो यही है कि जब आपने कोई चीज़ इंपॉर्टेंट समझना चाह रहे हैं किसी रिसर्च पेपर से, तो उसको बार बार पढ़ना भी ज़रूरी होता है, एक दफ़ा पढ़ने से भी समझ नहीं आती चीज़। तो प्लेटफॉर्म करेक्टर में और जो चीजें लिख रखी है उसी से पेंसिल के साथ उसको लिख देता हूँ जो पॉइंट उसको ठीक है, correct। ठीक है, दैट इज़ गुड। यही तरीका कार है कि आपने इसको इस तरीके से ही फॉर्मली चीज़ें लेके चलनी है, तो थिंग्स वुड बी इजियर टू हैंडल। अच्छा अच्छा, टुडे वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट राइटिंग। तो उसमें चूंकि रिसर्च प्रपोजल आपने लिखना है, तो हम रिसर्च प्रपोजल से शुरू करते हैं और इसके कंटेंट को देखते हुए आगे चलते हैं कि क्या इसमें आपने चीज़ों को फॉलो करना है। तो लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन ऑन जूम एज वेल। ठीक है जी, ओके। सो इनफैक्ट राइटिंग में जो आपका जो एमएस स्टूडेंट या पीएचडी स्टूडेंट का पहला स्टेज होता है, वो इज ऑलवेज टू राइट अ प्रपोजल। और by proposal it's a term which is very wide term. Proposals could be of different types. There are research proposals, there are funding proposals। प्राइमरली ये दो कैटेगरीज हैं। और फिर रिसर्च प्रपोजल्स भी आप लिखते हैं, तो पहले आप जब आप लिखना शुरू करते हैं इवन फंडिंग प्रपोजल्स में भी, तो पहले आप शायद फिजिबिलिटी प्रपोजल्स लिखते हैं या फिजिबिलिटी स्टडीज करते हैं कि यार ये काम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, जिसको हम डूएबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं, कि डूएबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद अगली स्टेजेस पे जाते हैं। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम यही देखेंगे कि क्या ये रिसर्च प्रपोजल के डिफरेंट कंटेंट्स हो सकते हैं। सो एज रिटन हेयर। So, research proposal, in fact, is always written by a student or by somebody who is new in a field, which generally outlines the research activities if it is a research proposal. If it is a funding proposal, it will outline the funding avenues, funding options, funding categories, etc. And again, it's for approval of a research supervisor or a committee in case if it's a research proposal। और अगर फंडिंग का प्रपोजल है तो आप किसी फंडिंग बॉडी को भेजते हैं, और या थ्रू यूनिवर्सिटी भी आप उसको पास ऑन करते हैं, वो भी एक चीज़ है। रिसर्च प्रपोजल, इट डिफाइंस व्हाट इज टू बी स्टडीड, हाउ एंड व्हेन, एंड इट समराइजेज द वर्क व्हिच हैज बीन डन सो फॉर,
and clarify why this research which you are taking on is important. So इसमें जो keywords हैं रिसर्च प्रपोजल में, वो ये 3 एरियाज हैं जिनको हमने फोकस करना है। पहली बात तो ये कि जो आप पढ़ना चाह रहे हैं वो क्या है, कैसे है, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। नंबर 2 ये कि इस एरिया में पहले क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, अब तक का स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है, व्हाट इज द बेस्ट अवेलेबल टिल दिस टाइम। एंड थर्ड थिंग इज कि आप इस रिसर्च को करना तो चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, आप ये स्टैब्लिश कर लेते हैं जी पहले भी काम हुआ हुआ है, आप ये भी बता देते हैं कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन अगर आप ये नहीं बता पाते कि ये क्यों अहम है, तो अगेन इसका मकसद फॉल हो जाता है। तो ये 3 पंच लाइन्स जो है उनको रिसर्च प्रपोजल में आपने देखना है कि ओवरऑल कंटेंट जो मैं लिख रहा हूँ उस कंटेंट के अंदर क्या ये पहलू उजागर हो रहे हैं। अगर तो ये पहलू उजागर हो रहे हैं कि आप बता पा रहे हैं कि जी आप जो करना चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे, आप ये बता पा रहे हैं कि जी इसमें पहले क्या हुआ हुआ है, और आप ये बता पा रहे हैं कि जी मेरे काम की अहमियत क्या है, तो फिर आप सक्सेसफुल हैं। सेम रूल इज एप्लीकेबल टू द फंडिंग प्रपोजल कि आप जो फंडिंग लेना चाह रहे हैं वो फंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, वो फंडिंग जो है आप किस किस तरह से लेना चाह रहे हैं, किन स्टेजेस में लेना चाह रहे हैं, कितना अमाउंट लेना चाह रहे हैं, क्यों लेना चाह रहे हैं, और इस एरिया में पहले किसी ने कोई फंडिंग ली हुई है तो वो फंडिंग उसने किस तरीके से कितने अमाउंट की एक्वायर की थी। अगर ये डाटा अवेलेबल है तो दैट वुड कंप्लीट दैट फंडिंग प्रपोजल। फंडिंग प्रपोजल के अंदर ये जो सेकंड लाइन है यानी पिछला फंडिंग शायद आपके पास अवेलेबल ना हो, ये चीज कवर हो जाती है कि जो फंडिंग एजेंसीज होती हैं वो आपको अपनी मिन और मैक्स इंडिकेट करती हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसको आप जीतना चाह रहे हैं इसकी इतनी फंडिंग रेंज अवेलेबल है। तो ये वहां से आप सॉर्ट ऑफ ये पॉइंट कवर कर सकते हैं कि चूंकि फंडिंग ये अवेलेबल है और मार्केट एनालिसिस मेरी बताती है कि इतना कॉस्ट इफेक्ट इन चीज़ों पे आएगा, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस कॉस्ट इफेक्ट की हैं, तो मैं इस वजह से कहना चाह रहा हूँ कि मैं इतने पैसे मांग रहा हूँ और मुझे इस तरीके से आप जो है वो इसको फंड करें, इसकी अहमियत ये है, क्यों करना चाह रहा हूँ वो बताएंगे आप। तो ये 3 पंच लाइन्स दोनों जगहों पे एप्लीकेबल है। सो रिसर्च प्रपोजल इनफैक्ट इट मस्ट रिफ्लेक्ट योर सीरियसनेस। अगर सीरियसनेस नजर नहीं आ रही, ब्रॉड है, सीरियसनेस कैसे पता चलती है कि अगर आपने बिल्कुल कॉमन तरीके से लिखा हुआ है और मोटी मोटी बातें की हैं, मोटी शिस्त रखी है, ब्रॉड बात की है, तो पता चलेगा कि ये एआई जनरेटेड है। क्योंकि फोकस उस वक्त आता है या कहें कि सीरियसनेस उस वक्त आती है जब आप दिल से कोई काम खुद करते हैं, पर्सनल टच देते हैं। तो पर्सनल टच जो है वो अहम है। पर्सनल टच उस वक्त ही आएगा कि वंस यू हैव डन इट विद योर ओन सेल्फ, इफ यू हैव टेकन द असिस्टेंस फ्रॉम समबडी एल्स, सम अदर टूल, फिर सीरियसनेस नजर नहीं आती, वो फौरन विजिबल हो जाता है कि ये एक ब्रॉड कंटूर्स में लिखा गया है एंड इट इज सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ समबडी एल्स। सो जैसे ही कोई बंदा या रिव्यूअर ये देखता है कि ये ब्रॉडनेस है इसके अंदर, फोकस नहीं है चीजें, तो वो आपको स्टार्ट पे ही नेगेटिव मार्किंग दे देता है। और इट मस्ट शो दी थॉरो प्रेपरेशन, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ सीरियसनेस। सो अगर अच्छा प्रपोजल लिखते हैं फॉर अ रिसर्च थीसिस तो आप एक अच्छा थीसिस लिखने के काबिल हो जाते हैं। अगर अच्छा प्रपोजल नहीं लिखेंगे तो फिर एक अच्छा थीसिस भी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक है। So it must force the student to focus attention on the research topic early. It helps organize research in a logical manner. It ensures that research is doable because that is what we would like कि ये इसका डेटाबेस अवेलेबल है, इसके टूल्स अवेलेबल हैं, इसकी जो रिसोर्सेज हैं वो मुझे अवेलेबल हैं। तो वो डुएबिलिटी जो आपने इसमें इंश्योर करनी होती है, ये ना हो कि आप एक रिसर्च टॉपिक डिसाइड कर लें और आपको पता चले कि इसका तो डेटाबेस ना मैं बना सकता हूँ ना ही किसी सोर्स से ले सकता हूँ, या इसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा वो भी नहीं है, या इसके जो टूल्स हैं वो तो मैं सीख ही नहीं सकता, ना मुझे मैटलैब आती है, ना मुझे पाइथन आती है, ना मैं पाईटॉर्च पे काम कर सकता हूँ, ना मैं बुगलैब पे काम कर सकता हूँ, ना मेरे पास सिस्टम है। सो ये सारी चीज़ें आपने पहले फिगर आउट करनी है। मेन थीसिस या मेन रिसर्च टॉपिक के अंदर तो थियोरेटिकल बातें होंगी ना, लेकिन उसके करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगी, वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना इज पार्ट ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल थीसिस। ओके, अब इसकी अगर हम टाइप्स पे बात करें तो मोटे तौर पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स। वन इज कॉल्ड दी इन ये जो नंबर लिखे हुए हैं 25 पॉइंट, 100 पॉइंट एंड 300 पॉइंट, इनफैक्ट ये सॉर्ट ऑफ उसकी लेंथ को या जखामत को इंडिकेट करते हैं। 25 पॉइंट का मतलब ये है कि ये एक छोटी डॉक्यूमेंट होती है,
इसके 4 टाइम्स जो है वो 100 पॉइंट डॉक्यूमेंट होती है, और उसके 3 टाइम्स जो है वो 300 पॉइंट डॉक्यूमेंट। सो जो 25 पॉइंट डॉक्यूमेंट है, इट इज द फर्स्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इसको डुएबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं। ये शॉर्ट हो सकती है, 2 पेजेस की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 15 की भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने 15 से शुरू किया है डुएबिलिटी को, तो 3 टाइम्स आपकी फिर प्रपोजल डॉक्यूमेंट आनी चाहिए। सो वट एवर नंबर इज हियर, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स इज योर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, राइट? सो इन मास्टर्स लेवल हम एक कह सकते हैं कि इट्स अ शॉर्ट डुएबिलिटी डॉक्यूमेंट, 2 पेज। पीएचडी के अंदर इट कुड बी लिटिल मोर, कि आप जो काम करना चाह रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं पीएचडी। जब आप कर रहे होते हैं तो आप अपना एक रिसर्च स्टेटमेंट देते हैं आप बिफोर एडमिशन, कि मैं इस एरिया में रिसर्च करना चाह रहा हूँ। तो वो रिसर्च स्टेटमेंट होती है, दैट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट which in fact gives understanding to the university that this student can write something, number one. And then secondly, the topic which he or she is suggesting is someone familiar with, because the faculty has to supervise that student. So research statement indicates uh, or helps the university to understand that yes, we have the requisite faculty and resources available to support the student. So, whenever you write a research statement for any university, you must first see the available faculty who are there, potential supervisors, so that you write according to their taste. Because if you write something which is very beyond the understanding or the area of research of those people who are working there, then probably you will not get the admission. ठीक है? तो बट एमएस के अगर हम बात करें तो दिस इज ड्यूरिंग रेगुलर स्टडीज। इसमें कोई किसी एडमिशन प्रोसेस के अंदर पहले आपसे एमएस का रिसर्च टॉपिक नहीं पूछा जाता। मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च थीसिस जो इनके मास्टर्स लेवल पे होते हैं वो आफ्टर दी कोर्स वर्क होते हैं, और आप बेस्ड ऑन दी कोर्स वर्क जिसको आपने डिफरेंट एरियाज में पढ़ा होता है, अपने अंडरस्टैंडिंग को और उस एरिया को देखते हुए, उन उन कोर्सेज को देखते हुए, और जिनसे आपकी इंटरेक्शन होती है, जिन सुपरवाइजर से, टीचर से, उनको देखते हुए आपको एक टॉपिक सजेस्ट करते हैं जिसकी ड्यूएबिलिटी आप चेक करते हैं पहले कि मैं यस कर सकता हूँ। कुछ जगहों पे टीचर्स खुद भी बताते हैं, अगर वो कोई फंडेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो आपको अपने एरियाज में बताते हैं कि जी मुझे रिक्वायरमेंट है एक मास्टर के या 2 मास्टर्स के स्टूडेंट्स की जो ये काम करें, तो आई कैन गिव देम दी थीसिस, या उसको हम थीसिस कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह भी होता है। So this is the first document. Then the major thing which is required in the first stage, जो कि TH1 की डॉक्यूमेंट है, जो आप थीसिस 1 में जो लोग रजिस्टर हैं उन्होंने जो अपनी डॉक्यूमेंट फर्स्ट सबमिट करनी है, दैट इज कॉल्ड दी 100 पॉइंट मास्टर्स थीसिस प्रपोजल। ये प्रपोजल जो है वो 15 एक पेजेस तक हो सकता है, और दिस इज रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर TH1। लाइक इस दफ़ा जो रजिस्टर हुए हैं उनको नवंबर की कोई डेट दी गई है, मिड नवंबर, ताकि वो अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करें। वो डॉक्यूमेंट अपने सुपरवाइजर से वो वेट कराएंगे, सबमिट करेंगे, उसके फॉर्मलनेस चेक की जाएगी। और फिर एक यूनिवर्सिटी कमेटी है जो हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल्स, जो डिपार्टमेंट वाइज होती है, वो उसको आप उसको उनको जाके प्रेजेंट करेंगे अपनी इस प्रपोजल डॉक्यूमेंट को। ये डॉक्यूमेंट उनसे शेयर हो जाएगी, आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, वो आपसे सवाल जवाब करेंगे, अमेंडमेंट्स सजेस्ट करेंगे, और अल्टीमेटली आपके एरिया को अप्रूव करेंगे या नॉट अप्रूव करेंगे। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो एक सेमेस्टर के अंदर होना होता है। तो ये थोड़ी सी सेमेस्टर से अर्ली आपसे मांगी जाती है। जैसे मैंने कहा कि इस सेमेस्टर की जो है वो नवंबर की किसी डेट को आपको अनाउंसमेंट की है। तहसीनुल्लाह, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्या टाइम दिया गया आपको TH1 यस डॉक्यूमेंट्स। सर, मुझे 15 नवंबर दिया था मैंने, पर अपने सुपरवाइजर को सेंड किया, मैम डॉक्टर मैम मैम लैला खालिद को। ठीक वो है। जो वो कह रही थी कि आज मैं सबमिट कर लूँगी। वो थोड़ा रिव्यू भी करना चाह रही थी। अच्छा, ठीक हो गया जी। सो पॉइंट ये है कि जिस तरह से आपको 15 नवंबर की डेट दी गई है, तो इसी तरह की कोई डेट जो है वो TH1 की होती है। और TH1 जब आप क्लियर कर लेते हैं, जिसका प्रोसेस था कि आप ECP को प्रेजेंट करते हैं, GSC में आप जाते हैं, GSRMC में जाते हैं, और आपका एक मिनट्स आ जाते हैं कि जी ये स्टूडेंट ने जो है वो अपना टॉपिक पास कर लिया है। और उसके बाद फिर आप अगले सेमेस्टर में TH2 यानी थीसिस के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है? सो दैट इज हाउ दिस प्रोसेस इज डन। ऑन दी कंट्रेरी, जो PhD का प्रपोजल डॉक्यूमेंट होता है वो आप जब कोर्स वर्क कर लेते हैं अपना, यानी 6 सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं PhD के,
या आर्ट सब्जेक्ट जो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम होता है उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर से जो आपने पढ़े होते हैं। और वो एक डिटेल्ड एग्जाम होता है, एक ही दिन में होता है। उसमें मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट्स दोनों के क्वेश्चंस होते हैं, 3 3 घंटे के पेपर्स होते हैं। और वो आप जब क्लियर कर लेते हैं उसको आप क्वालिफायर ए कहते हैं या क्वालिफायर रिटन क्वालिफायर कहते हैं। वो क्वालिफाई कर देते हैं तो फिर आप क्वालिफायर बी में जाते हैं। क्वालिफायर बी इज दी ओरल एग्जामिनेशन, या जिसमें अपने प्रपोजल को आप प्रेजेंट करते हैं। तो जो प्रपोजल डॉक्यूमेंट है वो ओरल बी में आता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ओरल बी को प्रपोजल से सेपरेट कर लेती हैं, वो एक प्री प्रपोजल डिक्लेयर कर देती हैं कि प्री प्रपोजल है ओरल बी, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टूडेंट इस काबिल है कि अपने अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकता है अच्छा, और उसमें एक अच्छे रिसर्च स्किल्स हैं। जो कि यहाँ पे सच ऐसे ही है कि प्री प्रपोजल है क्वालिफायर बी। नस्ट की मैं बात करूँ तो वो कोई प्री प्रपोजल नहीं करते, वो क्वालिफायर बी जो होता है उसी को वो प्रपोजल कंसिडर करते हैं और फिर उसी में आप काम करते हैं। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि क्वालिफायर ए और क्वालिफायर बी को सेपरेट ट्रीट करती हैं, और उसके बाद फिर एक प्रपोजल का टाइम देती हैं कि ओके जी, नाउ इस टाइम योर टाइम स्टार्टिंग फॉर रिसर्च, थोड़ा रिसर्च करें आप एक सेमेस्टर एंड कम अप विद योर proposal which would be formally evaluated once again by a panel of evaluators, जो कि जिसमें 2 एक्सटर्नल होंगे और 2 इंटरनल होंगे, और वो आपको यूनिवर्सिटी में आपके प्रपोजल पे पास या फेल करेंगे, फिर आप आगे जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ। और उसके लिए फिर अगेन आपको एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट लिखनी होती है। वो आपके एक ग्रेजुएट स्टूडेंट कमेटी बनती है, उसको भी जीएससी कहते हैं। और वो ग्रेजुएट स्टूडेंट कमेटी जो है वो उसको वेट करती है, आप उसको प्रेजेंट करते हैं, और वो आपको अगर पास या फेल करे तो फिर आप अगले स्टेज में अपने रिसर्च की कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू कर देते हैं। दैट इज हाउ इट इज। सो ये मास्टर्स और पीएचडी का थोड़ा सा फर्क है। मैंने इसमें आपको पहले भी शायद एक दफ़ा रिक्वेस्ट की थी कि जो अवेलेबल थीसिस प्रपोजल्स हैं वो आप पीजी कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट करके उनसे आपने शायद ले लिए थे, उन्होंने आपको भेजे भी हैं। तो वो आपके पास सैंपल की तरह, सैंपल की फॉर्म में अवेलेबल है कि इस तरीके से आपने अपना प्रपोजल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करना है, जो कि क्लियर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसमें आपको उसका कंटेंट नजर आएगा कि लोगों ने कैसे उसको लिखा हुआ है। टीएच 1 में आपसे 2 डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती हैं, एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट और एक समरी फॉर्म भी होता है। समरी फॉर्म जो होता है वो इनफैक्ट प्रपोजल डॉक्यूमेंट के अंदर से कुछ मेजर चीजें निकाल के, और एक शॉर्ट हैंड समरी होती है ऑफ योर प्रपोजल डॉक्यूमेंट, ताकि जो ईसीपी के लोग हैं या जीएससी के लोग हैं उनको सारा प्रपोजल ना पढ़ना पड़े। समरी फॉर्म का मेन मकसद जो है वो है जीएसआरएमसी के पर्सपेक्टिव से। जीएसआरएमसी में चूंकि सारी कैंपसेस के प्रपोजल्स आते हैं और सारे डिपार्टमेंट्स के प्रपोजल्स आते हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा प्रपोजल जो है 100 150 लोगों का पढ़ के आए या पढ़ सकें। इसलिए उनके लिए 1 पेजर डॉक्यूमेंट बनाई जाती है। तो 1 पेजर इज ईजियर टू गो थ्रू, कि उसमें आपका टॉपिक लिखा होता है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, उसमें आपका रिसर्च मेथडोलॉजी लिखी होती है कि आपने किस तरीके से अपने काम को करना है। तो वो एक 1 पेजर डॉक्यूमेंट होती है जो समरी फॉर्म देखते हैं आप। और एक रेगुलर प्रपोजल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप तैयार करते हैं, वो हम उसके कंटेंट थोड़ी देर में देखते भी हैं। ऑन द कंट्रेरी, जो पीएचडी का डिसर्टेशन प्रपोजल है ये एक थोड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट है। इट रिक्वायर्स मोर स्टडीज, मोर कंटेंट, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दी मास्टर्स कंटेंट। सो अगर आप 15 पेज का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं फॉर मास्टर्स प्रपोजल, तो इट हैज़ टू बी अराउंड 45 50 पेजेस डॉक्यूमेंट। सो अच्छा एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें प्राइमरली ये नजर आए कि आपने जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो इंक्लूड किया है। मास्टर्स प्रपोजल में मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि आप जो रिलेटेड पेपर्स हैं वो 20 एक रिसर्च पेपर्स आपको इंडिकेट करने चाहिए, 20 20+ रिलेटेड पेपर्स। सो अगर 20 पेपर्स आप वहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे अराउंड 60 60+ पेपर्स, इवन मोर, कैन बी डिस्कस्ड, सो दैट इट शोज द सीरियसनेस। एंड प्रोबेबली जो हमने एक डायग्राम दिखाई थी एक क्लास में कि यू ट्राई टू रीच टू दी होल नॉलेज, एक सर्कल दिखाया था मैंने आपको कि जी जो नॉलेज अवेलेबल है उस डोमेन के अंदर उसकी एज तक आपको जाके जाना चाहिए, कि जो अवेलेबल था मैंने उसमें से हर डोमेन को टच किया। सो इस पर्सपेक्टिव से जो पीएचडी का डिसर्टेशन प्रपोजल है वो एक ज़्यादा सीरियसनेस शो करता है, ज़्यादा डेप्थ शो करता है बनस्पत मास्टर्स प्रपोजल के। ठीक है, तो सेम इज एक्सपेक्टेड जो हमारे पीजी स्टूडेंट कोर्स ले रहे हैं कि वंस दे विल प्रिपेयर देयर प्रपोजल डॉक्यूमेंट इन दिस सेमेस्टर, दे शुड
work like a PhD dissertation proposal which would be 3 times the master's proposal। और आप लोगों को जो जो PhD के स्टूडेंट्स हैं कम से कम 60 रेफरेंस पेपर्स को अपने इस प्रपोजल के अंदर डिस्कस करके अपने टॉपिक को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए आफ्टर फाइंडिंग द गैप्स इन देम। ठीक है। दिस इज फॉर दी फॉर राबिया मलिक, प्रोबेबली शी इज द ओनली वन जो कि PhD की स्टूडेंट है। और आपको इस पे गाइडेंस मिल सकती है हमारे प्रीवियस PhD स्टूडेंट से। जो लेटली अभी लास्ट स्टूडेंट्स इस वक्त इस फेज के अंदर हैं उनमें एक हमजा रशीद हैं और एक बिलाल खटक हैं। तो आप उनको अप्रोच करके उनका प्रपोजल डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट कर सकती हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि मैंने किस एरिया में काम करना है। और आपको इस पे भी होमवर्क शुरू कर देना चाहिए कि हु वुड बी योर सुपरवाइजर Right. एज फार एज दी PhD सुपरविजन इज कंसर्न्ड। सो अगर इसमें कोई स्टिल डाउट हो तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, कंटेंट जो है वो अगेन जो मैं बात थोड़ी देर पहले कर रहा था कि अब जो लिखना है वो क्या लिखना है प्रपोजल डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो ये कंटेंट ब्रॉडली कवर होते हैं। प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत, इट कुड बी समथिंग डिलीटेड समथिंग एडेड। सो अकॉर्डिंगली अगर हम उसको उन चीज़ों को जहन में रखें कि ये सारे काम हमने करने हैं तो अकॉर्डिंगली लिखना जो है वो आसान है। सो आई जस्ट डिस्कस दैम कि क्या चीज़ें हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी है। जो एक रिसर्च प्रोसेस होता है, रिसर्च प्रोसेस में चीज़ें ज़्यादा होती हैं। रिसर्च प्रोसेस तो कंप्लीशन तक लेके जाता है कि स्टार्ट करने के बाद एक स्टेज आहिस्ता 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 करते करते आप चीज़ को कंप्लीट करके फाइनली कंक्लूड करते हैं रिजल्ट्स को के और उनके डिस्कशन को कि ये इसका आउटपुट निकला है। ऑन दी कंट्रेरी प्रपोजल के अंदर आप रिसर्च प्रोसेस पूरा लेके नहीं चल रहे होते, आप एक खास हिस्से तक जाते हैं और बाकियों को आप टू डू फॉर्म में शो करते हैं कि ये मैंने करने हैं, क्योंकि अभी तो आप स्टेज के ऊपर है जहां आपने टॉपिक डिसाइड किया है। तो इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट्स तो यहाँ नहीं होने चाहिए, होते भी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो उन्हीं हवालों से लिखी हुई हैं। सो रिसर्च प्रपोजल के अंदर आप सबसे पहले एक प्रोविजनल टाइटल देते हैं। प्रोविजनल टाइटल होता है मैं चूंकि ब्रॉड बात कर रहा हूँ फॉर बोथ मास्टर्स एंड PhD, तो प्रोविजनल टाइटल का मतलब ये है कि विच कुड चेंज, विच कुड आल्टर अ बिट, प्लस माइनस हो सकता है। सो प्रोविजनल टाइटल इसलिए कहा जाता है कि PhD चूंकि एक बड़ा काम है, लेट यानी ज्यादा टाइम मांगता है, तो PhD के टॉपिक के लिए आप टू स्टार्ट विद यू कुड डिसाइड अ प्रोविजनल टाइटल which may be refined once you proceed in your academic career। सो लेकिन मास्टर्स के अंदर प्रोविजनल टाइटल नहीं होता, इट्स अ फाइनल टाइटल। जो आपका टाइटल है उसी पे आप काम करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी जो रेंज है वो कम होती है, डिसीजन थोड़े अर्ली करने होते हैं, आपने टाइम कम होता है, तो आप टाइटल ही देते हैं। दैट इज द फाइनल टाइटल विच यू गिव इन योर मास्टर्स स्टडीज। ठीक है। PhD के अंदर आप बिल्कुल प्रोविजनल टाइटल से शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना। सो टाइटल की क्लैरिटी हमें आ गई है। मैं इन पे वन बाय वन डिस्कस भी करता हूँ। इनफैक्ट हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर सकते हैं या यहीं पे बात कर लेते हैं, बजाय वो स्लाइड्स के ऊपर आप पढ़ लीजिएगा। सो टाइटल के बारे में मैंने क्या कहा, अब आपने लिखना है टाइटल, अब आपने लिखना भी है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि प्रोविजनल में और फिक्स टाइटल में क्या फर्क है। लेकिन अब अगर टाइटल फिक्स है, क्योंकि PhD का टाइटल भी फिक्स तो होना है, तो फिक्स टाइटल में क्या चीजें होनी चाहिए। तो याद रखें कि कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि लाजमी टाइटल का हिस्सा होने चाहिए। टाइटल इज द फेस ऑफ योर वर्क। इट इज समथिंग जो कि सबसे पहले लोगों को नजर आएगा। अगर आपका काम नजर आएगा तो 100% लोग देखेंगे टाइटल, शक्ल तो फौरन देखेंगे ना, बाकी करतूत बाद में देखेंगे। ठीक है। इंसान को जब कोई बंदा आपको देखता है तो आपका नहीं पता कि आप कैसे हैं, लेकिन शक्ल तो देखेगा ना पहले। तो शक्ल इज दी वन जो कि सबसे मुनासिब होनी चाहिए, तब कोई आपसे अगली बात करता है। कोई आपकी शक्ल अच्छी लगेगी तो आपसे कोई बात करना चाहेगा या चाहेगी। अगर आप की शक्ल ही अच्छी नहीं है, ठीक है, या आपका जो जाहिरी एक विजिबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो आगे कोई नहीं जाता, उससे नेक्स्ट स्टेप पे कोई नहीं जाता। ऐसे ही तो सेम इज द केस विद योर रिसर्च proposal, research thesis, research paper. Examples are in front of you. The papers which you are reading right now, you decide about going into the paper after seeing the title that suits your taste, suits your area, and it is linkable, it is understandable। फिर आप आगे जाते हैं कि ओके जब मैं पढ़ूँ आगे जाके कुछ।
यही है ना। तो आपका भी टॉपिक ऐसा होना चाहिए, टाइटल ऐसा होना चाहिए जो कि अट्रैक्ट करे अगले बंदे, ताकि वो आगे जाए। तो इसके अंदर जो मेन चीज है, कॉमन सेंस कहती है कि जी जिस प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है। तो प्रॉब्लम डोमेन कीवर्ड्स मस्ट बी देयर। देन सेकंड चीज इसके आप जिस पिक्यूलियर तरीके से इस मसले को हल करना चाह रहे हैं, उस प्रॉब्लम को, वो मेथड के कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे सुटेबल कीवर्ड्स होने चाहिए कि वो मेथड क्या है। और उसके अंदर अब से कोई आप खास एक कोई खास सब सब टेक्निक भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उनके कीवर्ड्स भी होने चाहिए। तो इनफैक्ट देखा जाए तो दो मेजर चीजें टाइटल के अंदर आनी चाहिए, एक प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन। बोथ कीवर्ड्स, अगेन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन योर अप्रोच एंड द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन द प्रॉब्लम एरिया, दे मस्ट बी पार्ट ऑफ योर title. And again, by saying this, it must not be a very lengthy title. Should be a concise title. जितना short और to the point होगा उतना ही अगले बंदे को भी समझ आएगी कि मैंने इसको पढ़ना है और इसकी डिटेल में मुझे जानने की जरूरत है। तो ये लिखने के हवाले से, क्योंकि हम अब आपको साथ साथ मैं गाइड करूंगा कि लिखना क्या है, तो उस हवाले से याद रखें कि टाइटल को ऐसा होना चाहिए ताकि आप उसको फायदा उठा सकें। अच्छा, अब जो अगली दो चीजें हैं, पर्पस एंड इम्पोर्टेंस, बेसिकली ये दोनों चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर कवर होती हैं। हमने कहा था कि जी नेक्स्ट थिंग, इससे पेशतर कि हम जाएं एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट जो है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रपोजल डॉक्यूमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। एब्स्ट्रैक्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट इज आफ्टर कंप्लीशन, तो थीसिस के अंदर आएगा। बट प्रपोजल डॉक्यूमेंट में सपोजिटली देयर इज नो एब्स्ट्रैक्ट। कोई अगर फिर भी कहे तो शायद लिखा भी जा सकता है, लेकिन ये कि वैसे नहीं होता। इंस्टेड ऑफ इट कम्स द इंट्रोडक्शन, क्या आप क्या जो है वो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में अगेन मैंने जो बताई थी तीन पंच लाइन्स हैं। नंबर वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, नंबर टू इज सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, एंड द थर्ड थिंग इज इंट्रोडक्शन ऑफ द सोल्यूशन जिस पे आप काम कर रहे हैं। सो ये चीजें आपके दो हेडिंग्स में कवर होती हैं, जिसको यहाँ पे अलग अलग भी मेंशन किया हुआ है। कुछ टेम्पलेट्स में अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, कुछ टेम्पलेट्स में आप मिक्स करते हैं। अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो ये दोनों चीजें वहाँ पे कवर हो जाएंगी विद requisite डाटा डिटेल्स एंड requisite रेफरेंसेस, जो कि उस एरिया के इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं वास्टनेस ऑफ या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ दैट एरिया। मुख्तलिफ कंट्रीज के कुछ रेफरेंसेस हैं, क्लासिकल रेफरेंसेस हैं, वो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। सारे रेफरेंसेस यहाँ नहीं दिए जाते, क्योंकि उसके लिए अलग एक चैप्टर या अलग एक सेक्शन लिखा जाता है, जो कि यहाँ पे नंबर 3 पे शो हो रहा है, विच इनफैक्ट इज द रिलेशनशिप टू द प्रीवियस वर्क। दिस इज द लिटरेचर रिव्यू। ये वो सेक्शन है जो कि लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन ऐसे ही है। सो लिटरेचर रिव्यू जो है वो आपने उसमें क्या लिखते हैं, उसमें हमने अगेन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वी स्टार्ट विद नॉन मोनोटोनस टोन। हम मुख्तलिफ तरीकों को मिक्स करके जो लोगों ने उस सॉल्यूशंस को अटेम्प्ट किया हुआ है उनके मेथड्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है। और मेथड्स के पर्सपेक्टिव से हमने क्या देखना है, हमने ये देखना होता है कि काम किसी रिसर्च पेपर ने किया है तो उसने उसमें क्या प्रोसेस यूज किया है, किस किस तरीके को इस्तेमाल करते हुए या किन स्टेप्स में अपने काम को कंप्लीट किया है। तो लाइक आज की क्लास में मैं आपको ये भी टास्किंग दूंगा आफ्टर द ब्रेक, कि आपने अपने जो पेपर शॉर्टलिस्ट किए हैं उनमें से जो बेस लाइन पेपर है, जो सबसे आपके ख्याल में मेरा इंपॉर्टेंट काम है, उसको आपने पढ़ना है। और आपने उस पेपर के अंदर से उसकी मेथडोलॉजी को एक्सट्रैक्ट करना है, और उसकी एक ब्लॉक डायग्राम बनानी है, और उसकी डिटेल्स शॉर्ट वन वन पैराग्राफ फॉर ईच स्टेप लिखना है हाथ से। एंड आई विल चेक दैट कि क्या लिखा है आपने। ठीक है। दिस इज टास्किंग, क्लास टास्किंग होगी जैसे ही हमारी ब्रेक खत्म होती है उसके बाद। ठीक है। अजान होने दें।
अच्छा जी, तो अभी ये सेशन भी क्लोज होने वाला है। हम इसको इसमें ब्रेक करते हैं। आप नमाज की ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक के बाद जब आप आते हैं तो आपने अपना बेसलाइन पेपर खोलना है और जो मैंने काम बताए ये काम करने, और उसके ऊपर फिर आप मुझे अपना काम प्रेजेंट करेंगे कि जी हमने जो मैंने बेसलाइन पेपर पढ़ा है इसकी मेथडोलॉजी ये है, और उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनकी डिटेल्स ये हैं। बाय सेइंग दैट डेटाबेस उसका क्या है, प्लेटफॉर्म क्या इस्तेमाल किया है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे की है, रिजल्ट्स कौन कौन से लिए,